Hello student, this is part 2 of NCERT question answer 11th class physics of chapter 2. ठीक है, these questions we have to already discuss. Now we are in question number 2.6. Clear? So what is the question number 2.6 say? Question number 2.6 say to us which of the following is the most precise device for measuring length. हमारे पास 3 डिवाइस दे रखी हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. हमें इन तीनों का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है और फिर हमें बताना है इनमें से कौन बेस्ट एक्यूरेसी देगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. क्लियर बेटा? ठीक है, तो पहले हम वर्नियर कैलिपर का करते हैं. ठीक है, वर्नियर कैलिपर में कितने 20 डिवीजन दिए हुए हैं. चलो इसको हम सोल्व करते हैं अभी. तो देखो बेटा, इसका ए पार्ट. ओके, सो ए पार्ट में क्या कह रहा है ये कि लिस्ट काउंट हमें जब उसका निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर कैलिपर के लिए? वर्नियर कैलिपर. ये बेटा आप इसको प्रैक्टिकल में जब आप लैब में करते हो तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो. क्लियर? वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल. अब ये एक रूल होता है बेटा. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है कि जो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, वो 19 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होते हैं. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. सो यहाँ से अगर मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालूंगी तो इसको इसके नीचे डिवाइड करके ले जाऊँगी, तो दैट इज इक्वल टू, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ गया? 19/20 मेन स्केल डिवीजन. तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी. ठीक है, तो यहाँ से लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 19/20 मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 19/20, 20 माइनस 19/20, 1/20. तो ये कितना आ गया आपका? 0.05 सेंटीमीटर. हालांकि इसमें यूनिट नहीं दे रखी, बट ये सेंटीमीटर में ही होता है. अब इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? ये स्क्रू गेज और फिर पिच. तो स्क्रू गेज का निकालना, स्क्रू गेज का काफ़ी इजी होता है निकालना. ठीक है, पिच दे रखी है 1 mm, 100 डिवीजन दे रखे हैं. तो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, क्या होता है? पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन. पिच कितना है? 1 mm, 100 डिवीजन है, तो 0.01 mm आ गया इसका. इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01/100, दैट इज 0.001. तो यहाँ से तो हमें यही बेस्ट लग रहा है. चलो सी पार्ट और सोल्व करके देखते हैं विच इज़ बेस्ट. ओके, चलो दिस इज द पार्ट सी. लिस्ट काउंट ऑफ ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल मतलब इसमें लेंथ किसने क्या यूज़ किया हुआ है? लेंथ का वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करी हुई है, यानी कि लैम्डा. ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? 10⁵ -5 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. सो इसको अगर हम इसको सेंटीमीटर 10⁻⁵ सेंटीमीटर को इस ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 2 3 4 5. ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ से बेस्ट कौन सा लग रहा है? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लिस्ट काउंट. क्लियर? चलो अब हम करते हैं 2.7. 2.7 क्या करें? स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन ईयर. मतलब जो ह्यूमन ईयर का एक मतलब बाल है हमारा, जो ह्यूमन ईयर का बाल होता है उसकी थिकनेस बता रहा है कि माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन से उसने बताया उसको 100 है. उसने 20 ऑब्जर्वेशन करा और जो एवरेज विड्थ ऑफ हेयर फॉल वो 3.5 mm. मतलब इसने बार बार उनको काफ़ी सारे हेयर्स को मेजर करके देखा थिकनेस को, और उसको पता चला कि 3.5 mm. वैसे बाल मेरे को नहीं लगता इतना मोटा होता है. सो उसका एस्टिमेट बताना थिकनेस ऑफ हेयर का कितना होगा, बाल की मोटाई क्या होगी वो हमें निकालनी है. ठीक है बेटा. तो मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा बेटा इसमें? 100. तो विड्थ जो उसने ऑब्जर्व करी थी वो कितनी है? 3.5 mm. रियल विड्थ हमें नहीं पता, रियल विड्थ हमें फाइंड आउट करनी. तो बेटा ये फॉर्म रिलेशन होता है ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू इनटू मैग्नीफिकेशन. ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 3.5. ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है बेटा? 3.5. और रियल वैल्यू हमारे पास नहीं है. क्लियर? रियल वैल्यू हमारे पास x है और मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है? 100. तो यहाँ से अगर हम x फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसके नीचे चला जाएगा 3.5/100, और इसको आप सोल्व करो तो 0.035 mm. सो दिस इज द आंसर. इतनी होगी हेयर की विड्थ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.8. 2.8 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? आंसर द फॉलोइंग. इसमें कुछ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है ये बेसिकली. ठीक है, ए पार्ट क्या कहता है? यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ वुड यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड. मीन्स ये कह रहा है कि आपके पास एक धागा है और एक मीटर स्केल है, तो आप उसका डायमीटर कैसे मेजर करोगे, उस थ्रेड का डायमीटर. क्लियर? अब देखो बेटा, वैसे तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई थ्रेड है तो हम स्केल से क्यों मेजर करेंगे, हमारे पास स्क्रू गेज है उससे मेजर कर लेंगे. लेकिन अब फिलहाल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना. साइंस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ना हम उसी को यूज़ करते हुए. सपोज करो जैसे आपको पता है जो अपने ये थे अब्राहम लिंकन थे, या फिर अपने देश के बहुत सारे ऐसे बंदे हुए हैं जो मतलब हार्डर सिचुएशंस में, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद थे हमारे, ये
APJ अब्दुल कलाम थे। ये मतलब हार्डर सिचुएशंस में नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े हुए हैं और आप देखो कितना ग्रो कर रहे हैं। मीन्स कि ये कह रहा है कि आप एट ए टाइम आपके पास जो अवेलेबल है उसमें आप कितना मतलब किस तरीके से मेजर कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे समझो, लाइक अब आपके पास एक ये हमने मतलब इतना लंबा थ्रेड है मेरे पास, तो मैं इसको वैसे तो निकाल नहीं सकती, तो मैंने इसके क्या रिटर्न्स कर दिए, ठीक है, और मैंने इसके टर्न्स 10 कर दिए। सपोज कर लो ये 10 टर्न्स लपेट दिया, मैं इसको 10 टाइम्स लपेट दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 10 कर दी। और जब मैंने इसकी हाइट को ऐसे मेजर किया स्केल से, तो वो मान लो 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। फिर टर्न्स कितने 100, हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट्स में बांटा, तो एक पार्ट कितने का हुआ 2/10 1/10, यानी कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि एक पार्ट धागे का जो एक पार्ट है, जो ऊपर वाली एक टर्न है, वो कितनी होगी 0.02 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर। फिर एक स्क्रू गोज है बेटा 1.0 mm का, उसमें 200 डिवीजन है। तो देखो पहली बात तो यहाँ से आप देखो कि 200 डिवीजन है 1.0 mm का, मतलब इतना छोटा है कि नेक टाई से देखना तो उसको काफ़ी मुश्किल है। मतलब हमारी इतनी ज़्यादा आई का रिजोल्यूशन पावर नहीं होती बेटा कि हम इतना डीपली देख पाएँ। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है तो स्क्रू गोज को हम क्या उसकी जो उसकी वो बाउंडिंग वो मतलब डिवीजन्स हैं या उसके ऊपर जो भी है उसको बढ़ा दें आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से, मतलब कितना बढ़ा दो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, हम यूँ थोड़ना है कि उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए आप कितने भी उसके ऊपर डिवीजन बढ़ा दोगे। क्लियर। तो ये क्या कह रहा है, देखो बेटा कि आप जितना लिस्ट काउंट कम होगा ना उतना प्रिसिशन ज़्यादा होती है। लिस्ट काउंट जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है हमारे लिए। अगर लिस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसिशन क्या हो जाएगी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक कम आ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए आप कम करो कि कम से कम डिवीजन हो, ताकि हम उसको अच्छे से आइज से ऑब्जर्व कर पाए और उसको प्रॉपरली समझ पाएँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन होता है ना, ठीक है। अपना लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। सो अगर आप छोटे के लिए लिस्ट काउंट डिक्रीज और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाओगे तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बेटा अपना डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप क्लियरली क्या देख पा रहे हो कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली इट मे बी नॉट पॉसिबल टू टेक द रीडिंग प्रिसाइसली ड्यू टू लो रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन now do the accuracy of these things. So this is the part C now. Part C is saying to what the mean diameter of thin brass rod is measured by vernier caliper, ठीक है। मतलब डायमीटर मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। सो अगर वाइज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड मोर रेबल एस्टिमेट देन। अच्छा ये कह रहा है कि मतलब हमारे पास एक मतलब थिन ब्रास रोड है, कोई ऐसी रोड है, ठीक है, उसकी 100 मेजरमेंट लूँ, क्लियर, 100 मेजरमेंट लूँ, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू 5 मेजरमेंट। समझ में आ रही बात। मैं इसको 5 बार मेजर करूँ और एक बार इसको 100 बार मेजर करूँ 100 टाइम्स, तो ये अगर ज़्यादा एक्यूरेसी कौन देगा, तो 100 टाइम वाली एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा टाइम तक उसको आप मेजर करते रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको क्या फ़ायदा होगा बेटा, वो एक्यूरेसी आएगी। तो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव मोर रिलायबल रिजल्ट दैन द स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए पॉजिटिव रैंडम एरर ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मेकिंग नेगेटिव रैंडम एरर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, सो you can say that when number of observation is large random error are cancel out। मतलब जितना ज़्यादा आप करोगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैंने मेजरमेंट लिया, ये मैंने 2-3 मेजरमेंट ली, यहाँ पे भी मैंने ली, तो एक बार ये एरर पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्योंकि इसमें देखो 2 है तो 2.1 2.0 मैंने ऐसा कुछ हो रहा है तो एरर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आपने 3 बार टाइम्स मेजर किया, इसको आप 6 बार 7 बार 10 बार 50 बार लाख बार कितने भी बार मेजर करो, जितनी बार आप उसको मेजर करते जाओगे ना उतना ही उसमें एक्यूरेसी आती जाएगी और उसका लिस्ट काउंट कम होता चला जाएगा और वो बेटर परफॉर्मेंस देता चला जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9। अब 2.9 क्या कह रहा है बेटा, एक फोटोग्राफ 2.9 कह रहा है ए फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ मतलब 35 mm स्लाइड। मतलब एक फोटोग्राफर है, पहले वाले ज़माने में होता था बेटा ये चीज़ें, अब तो नहीं, अब हैं बट कैसे तो वहीं यूज़ हो रहा है बट काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। तो उसके पास एक छोटी सी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, 1.55 सेंटीमीटर उसका एरिया है, ठीक है, और 35 mm की स्लाइड है। फिर क्या कह रहा है, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड, मतलब स्क्रीन, ये मान लो स्क्रीन है, इस पर यहाँ पे इसकी इमेज बनी तो वो काफ़ी बड़ी बनी और वो कितने एरिया की बनी 1.55 मीटर स्क्वायर की। क्लियर। तो ये बता रहे लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालो उसका, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हम इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो हमने छोटी सी ऑब्जेक्ट लिया, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया, तो इसका एरिया 1.5 में, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.75, एरिया ऑफ इमेज कितना है 1.55 मीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरियल मैग्नीफिकेशन होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये मैग्नीफिकेशन वाला मैं आपको ओरिजिनल पहले ही बता चुकी फॉर्मूला। तो 1.55 10 की पावर 4 1.75, इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आ जाएगा 8857.14, जिसको अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 8857। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन और एरियल मैग्नीफिकेशन में क्या रिलेशन होता है बेटा? लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। तो हम यहाँ पे 8857 लिख देंगे और उसका अंडर रूट जब इसका करोगे तो बेटा वो आ जाएगा 94.1। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये स्टेट में थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही है वरना बहुत इजी क्वेश्चन हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट 2.10 करते हैं। सो 2.10 क्या कह रहा है बेटा कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये तो काफ़ी इजी ही आ गया भाई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। पहला क्या? 0.007 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपकी कितनी होगी? तो बेटा ए वाले पार्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज गिवन है, तो फिर देखो इधर तो वाले तो सारी जीरो है, तो सिर्फ यही एक नंबर बचा, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 1। नाउ बी पॉइंट 2.64 इंटू 10 की पावर 24। तो आप ये बताओ, इसका तो कोई रोल ही नहीं होता ना इस वाले पार्ट का, इनका होता है। तो कितनी सिग्निफिकेंट आ गई बेटा अपने दूसरे वाले में? सिग्निफिकेंट फिगर आ गई आपकी 3। क्लियर। सी पार्ट में क्या कह रहा है कि आपके पास नंबर है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर बता देगा, इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बाकी 4 नंबर बचे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर। नाउ इट्स डी पार्ट। लेट्स सी, हमें पता भी नहीं है कि डी पार्ट है भी या नहीं, देखते हैं, मे बी हो। हाँ भाई चलो है डी पार्ट, तो हम ठीक सोल्व कर रहे थे। ओके, देखो बेटा डी पार्ट में क्या वैल्यू दे रखी है? 6.320 जूल। तो इसका मैग्नीफिकेशन, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आपको डायरेक्ट दिख रही है बेटा, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी डी पार्ट की बेटा? 4। ठीक है। इसके बाद ई पार्ट में कितना दे रखा? 6.032 न्यूटन। तो ये भी सबको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद एफ 0.000603। तो बेटा इधर वाली जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.11। ये देखो बेटा 2.11। ठीक है, तो 2.11 क्वेश्चन आपको देखो बेटा क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द मेटल ऑफ द अर्थ। देखो लेंथ कितनी दे रखी है? 4.234 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 1.005 मीटर। एंड थिकनेस कितनी दे रखी है? 2.01 सेंटीमीटर। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है, जब लेंथ ब्रेथ दे दी तो अंडरस्टूड सी बात है, ये क्यूबॉइड फॉर्म में हो गया। तो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया और इसकी वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है हमें। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बेटा। अब एरिया ऑफ शीट क्या होता है? एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट का मतलब ये क्यूबॉइड हो गया एक तरीके का। तो एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। 2 लेंथ कितना है? 4.234 मल्टीप्लाई बाई 1.005 प्लस में ब्रेथ कितनी है? 1.005 इंटू में 2.01 प्लस थिकनेस कितनी है? 2.01 इंटू में 4.234। सबको हम क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर, इसको आप कैलकुलेटर से करना, बिकॉज ये हाथ से करना काफ़ी टफ टास्क है बेटा, मैं इसको डायरेक्ट यूज कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 4.3604739। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो हो जाएगा 8.720947 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कैन कंटेन मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जब इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है, तो एरिया में मैक्सिमम 3 डिजिट्स होते हैं। तो मिनिमम डेसिमल देखना, तो मिनिमम डेसिमल 0 आ चुका है, तो इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ कितनी है बेटा आपके पास? 4.234 मल्टीप्लाई बाई 1.005 मल्टीप्लाई बाई 0.0201। सबको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 0.0
85528 ठीक है मीटर क्यूब। क्या हम इसको लिख सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम आ गई ना 2.12। इसको हम पार्ट्स में ही करेंगे क्योंकि बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और एक पूरी मतलब पूरा वीडियो बनाना एक उस पर काफ़ी लंबी तो वीडियो हो जाएगी और आप भी परेशान हो जाओगे बेटा इसमें। ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। आई थिंक इसके एक पार्ट और बनेगा जिसमें सारे कवर हो जाएंगे। अब 2.12 देखो बेटा क्या कह रहा है, द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर बाय ए ग्रोसर बैलेंस इज। तो मास कितना दे दिया बेटा 2.300 किलोग्राम। 2 गोल्ड पीसीज ऑफ मासीज। ठीक है, जो हमारे पास गोल्ड पीसीज हैं उनका मास कितना है, तो M1 हमने गोल्ड पीस का मास मान लिया, गोल्ड पीस मास जो फर्स्ट गोल्ड पीस है ना उसका मास ले लिया। कितना दे दिया बेटा 20.15 ग्राम। ठीक है, M2 हमने मान लिया सेकंड गोल्ड पीस का मास, वो कितना है बेटा 20.17 ग्राम। क्लियर। अब टोटल मास कितना हो गया बेटा, अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द टोटल मास। चलो इसने पूछा ही टोटल मास है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, जोड़ दो सबको M प्लस M1 प्लस M2। और उसके बाद इसने पूछा है कि डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीस ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर इनका डिफरेंस पूछा है। टोटल पहले जोड़ते हैं बेटा इनको, तो 2.300 20.15 प्लस 20.17। तो बेटा आप इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो लिसन, एक प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे क्या कि ये तो ग्राम में और ये किलोग्राम में, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा बेटा। अब जब ग्राम को किलोग्राम में करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 20/15/1000 और ये भी 20.17/1000। तो बेटा जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये देखो 3 जीरो आगे लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.02015 और ये हो जाएगा 0.02017। तो ये हो गया अब किलोग्राम में चेंज। अब इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017। और बेटा जब इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2.34032 किलोग्राम। अब इसका बी पार्ट में क्या पूछा हुआ, डिफरेंट इन मास। जो हमने 2 गोल्ड की फॉइल ली है ना बेटा उनका मास पूछा हुआ है, डिफरेंट उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा M2 माइनस M1। तो M2 हमारे पास क्या है बेटा 20.17 ये, और माइनस में 20.15 कितना आ गया बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 0.02 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 10 की 2.13। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसकी 4 ऑब्जर्वेशन करी मैंने ABCD, और वो क्या है P = A³ B² √CD। मुझे ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं पता, मुझे दिया हुआ था परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट। और जो इनका एरर दे रखा है A में कितना दे रखा है 1%, B में दे रखा है 3%, C में दे रखा है 4%, D में एरर दे रखा है 2%। ठीक है, अब व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी, तो हमें निकालना परसेंटेज इन P। क्लियर। एंड इफ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द वो रिलेशन टर्न्स आउट टू बी, अगर इस P की वैल्यू, अगर जो P की वैल्यू है वो आपके आ जाती है 3.763, सो व्हाट शुड द राउंड ऑफ, तो इसका हमें राउंड ऑफ भी निकालना है। क्लियर। तो पहले हमें परसेंटेज इन P, इसमें परसेंटेज है तो हमें पता है बेटा, हमें ये करना आता है सारा बहुत अच्छे से। तो जब हम इसका निकालते हैं तो ये आपको डिवाइड में दे रखा है, तो डिवाइड का जब हम एरर निकालते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर जब हम निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन P, तो डिवाइड का फॉर्मूला हमें पता है del x/x होता है। तो हम क्या करेंगे del P/P = जब कोई भी पावर वाला होगा तो पावर आगे आ जाती है 3 del A/A। इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो देख सकते हो बेटा आप, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। 2 del B/B, तो अंडर रूट है इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2 del C/C प्लस में del D/D। ठीक है,
तो ये दोनों पे लगेगा बेटा यहाँ पे आप। चलो अब इसको देखो बेटा सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 और इसका एरर कितना दे रखा है 1%। ओके 1% दे रखा तो 1/100। इसका कितना दे रखा है प्लस 3% तो 3/100 प्लस में 1/2। सी का कितना दे रखा है 4/100 प्लस में 2/100। ठीक है। अच्छा सॉरी ये है ना बेटा इसके साथ, क्योंकि ये है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया तो इस पर पावर नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो इधर तो मल्टीप्लाई में आ गया ना सी और डी। तो ये हो जाएगा 3/100 प्लस में 6/100 प्लस में कट कर दो 2 2 जा 4 2/100 प्लस में 2/100। ठीक है। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देखो बेटा, 2 2 4 6 10 3 13 तो 13/100। और जब आप इसको लिख सकते हो तो इसको क्या लिखोगे 0.13। क्लियर। सो ये क्या आ गया अपना एरर। ठीक है। तो परसेंटेज एरर अगर आप निकालोगे, इसने परसेंटेज एरर बोला है ना, तो परसेंटेज एरर निकालोगे इसमें इन पी में। तो परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा del p/p इंटू में 100। तो ये कितना आया बेटा अपना del p/p, ये आया है 0.13 इंटू में 100। कितना आ गया बेटा परसेंटेज एरर 13%। अब इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर अपना। ठीक है। तो अगर ये कह रहा है अगर p इफ़ p कितना आता है आपका 3.763। ठीक है। इसने बोला हुआ ना कि अगर p की वैल्यू ये आती है, देखो यहाँ पे ये बोल रखा ये आती तो कितना इसका वो होगा। तो बेटा ये आता तो रिजल्ट क्या होता राउंडिंग ऑफ 2। तो इसका अगर आप राउंडिंग ऑफ करो तो हो जाएगा 3.8। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। ओके। नाउ प्रॉब्लम 2.14। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है बेटा, इतना लंबा करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है आप लोगों के लिए भी। ओके चलो 2.14 करते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास y दे रखा है। ओके y दे रखा है, y इज इक्वल टू a साइन 2π t/t। क्या निकाल रहे हैं, बुक ऑफ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई द पार्टिकल हो गई सर्टेन पीरियड मोशन। ठीक है। तो y की वैल्यूज दे रखी है, ये साइन 2π ये और ये दे रखा है इधर का। अब ये क्या कह रहा है, ए क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्ले, वी स्पीड ऑफ पार्टिकल, टी टाइम पीरियड है। तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशन ग्राउंड। आपको ना इसमें रॉन्ग फॉर्मूला बताना है। ठीक है। डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो इसमें देखो हम चेक करना पड़ेगा बेटा। अब जो ये हम इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट को हम देखेंगे तो y क्या दे रखा है, तो y हमारे पास दे रखा है a साइन 2π t/t। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम इसको आर्गूमेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम यूज़ करेंगे, देखो एंगल्स तो होते हैं डायमेंशनलेस, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। अब एंगल्स तो डायमेंशनलेस होता है, इसका तो कोई रोल नहीं बचा। तो अब हम इस चीज़ों को देखें, क्या हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इसका निकालें इस वाले पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2π t/t। ठीक है। तो बाकी तो सारा डायमेंशनलेस है ये सारा सिस्टम, तो क्या बचा t/t बच गया ना। तो इसका क्या हो जाएगा t/t क्या आ गया 1, और यानी कि m0 l0 t0। तो ये क्या आ गया डायमेंशनलेस आ गया। और इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि आप रॉन्ग फॉर्मूला बताओ डायमेंशन ग्राउंड पे। तो ये तो हमारा राइट हो गया। ठीक है। इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई है। अब बी को और चेक करते हैं। तो बी में क्या कह रहा है कि बी में देखो क्या कह रहा है ये कि y इज इक्वल टू a साइन वी टी। तो y इज इक्वल टू a साइन वी टी। तो हम इस वी टी को देखेंगे बेटा। तो वी टी को लिखो, तो v का क्या होता है LT-1 और t का ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l बचा। तो इसको क्या लिखोगे m0 l1 t0। तो यहाँ पे तो l की वैल्यू आ गई, तो डायमेंशन हो गया इसका। तो ये फॉर्मूला क्या हमारा रोंग है। ठीक है। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या है रोंग है। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे सी पार्ट। ठीक है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, ये सी पार्ट में आपके पास कह रहा है कि y हमारे पास क्या है a/t साइन t/a। ठीक है। इसको आप करोगे तो हमें वही लास्ट वाला पार्ट देखना है ये। तो ये क्या हो जाएगा t/a।
टी क्या है, टाइम, ए क्या है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड की है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को, एक मिनट को, टी है भाई, ये क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये एक तरीके का लेंथ ही है, ठीक है, तो ये लेंथ है यहाँ पे, डिस्टेंस है एक तरीके का, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एल, तो क्या हो जाएगा टी बाय एल। तो ये यहाँ पे अगर इसको लिखोगे T1 L -1, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये नॉट डायमेंशनलेस, तो ये क्या आ गया, डायमेंशनलेस नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सी पार्ट भी। अब हम डी को ट्राई करते हैं, तो y = A√2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t, ठीक है बेटा। अब इसमें हमें सारे लास्ट वाले कंसेप्ट को उठाना, बाकी का तो कोई रोल नहीं है, 2πt/t, और इसमें भी टी का ही देखना है, तो t/t ये हमने अभी भी करा था, कैंसिल आउट, तो कितना बचा, m0 L0 2E0, तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला भी का क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट जो हमारा 2.15 सम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके। 2.15 ये सम हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक्स अ लॉट।